घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुने। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टा का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी अभिमन्यु ने भेजी है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ एक कहानी शेयर कर रखी है। चलिए अब इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये बात है 2003 की। तभी मेरे पापा बताते हैं कि वो जिस ऑफिस में काम किया करते थे वो ऑफिस 2 माले का था और मेरे पापा सेकंड फ्लोर पर काम किया करते थे। शाम में 6 बजते ही पूरा ऑफिस बंद हो जाता था। मेरे पापा और पापा के साथ जितने भी दोस्त हैं वो सभी लोग 6 बजे के बाद नीचे उतर के ऑफिस को लगकर ही एक काफ़ी अच्छी जगह थी, जैसा कि आप लोग उसे कैफेटेरिया भी बोल सकते हो, वहीं पर 1 घंटा साथ में बैठा करते थे। उसके बाद घर आ जाया करते थे। मेरे पापा का रोज़ का ये रूटीन था कि पापा 7:30 से 7:45 के बीच में घर पर आ ही जाते थे। लेकिन एक दिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने हम सबके होश उड़ा दिए। बात कुछ ऐसी थी कि मेरे पापा रोज़ की तरह जब 7:30 बजे आते थे या 8 बजे तक, तो हमें पता होता था कि पापा इस समय पर आते हैं और आने के बाद खाना खाकर बाहर टहलने जाते हैं। लेकिन वो दिन मेरे पापा 7:30 बजे घर पर आकर खाना खाएं और फिर कहीं बाहर टहलने निकल गए होंगे। लेकिन जब पापा बाहर गए तो पापा दोबारा लौट कर आए ही नहीं। घर के सभी लोग परेशान थे और जितने भी घर में मेंबर्स थे वो सब पापा को ढूंढने लगे। तभी ही मेरे पापा को ढूंढते ढूंढते मेरा जो एक बड़ा भाई था वो उनके ऑफिस जा पहुंचा। उसे लगा कि क्या पता कोई अर्जेंट में काम आ गया होगा और शायद पापा वहां पहुंच गए होंगे। जब वो ऑफिस गया तो वहां पर जाकर पता किया तो ये पता लगा कि ऑफिस तो कब का बंद हो गई है। लेकिन हाँ, जो ऑफिस के नीचे जो एक जगह थी वहां पर मेरे पापा उसे अकेले बैठे हुए मिले, जहां पर वो अपने दोस्तों के साथ बैठा करते थे। वो वहां पापा को देखकर काफी ज्यादा दंग रह गया। जाकर पापा को उठाया, कहने लगा कि चलो हमें जाना है घर पे। पापा जब उसे देखे तो मानो एकदम से उनकी बेहोशी टूटी हो। वो तुरंत खड़े हुए, कहने लगे, अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? और उसके बाद उन्हें घर पर लाया गया। पापा घर आने के बाद खाना खाने लगे, जबकि मेरी मम्मी कहने लगी कि आप अभी तो खाना खाकर गए थे। वो कहने लगे, मैं खाना कब खाया? मैं तो घर पर आया ही नहीं। और जिस जगह पर पापा बैठा करते थे वहां पर आसपास उसी कंपनी के या उसी ऑफिस के वॉचमैन्स भी होते थे। पापा ने अगले दिन जाकर उस वॉचमैन से पूछा। वॉचमैन कहने लगा कि हाँ, आप ऑफिस के बाद यहाँ आकर बैठे और फिर आप घर पर गए ही नहीं। फिर वो आपके घर से कोई आया और आपको लेकर चला गया। अब दोस्तों, सवाल ये उठता था कि अगर पापा ऑफिस से घर पर ही नहीं आए थे तो कौन था जो हमारे घर पर आकर खाना खाकर गया था? हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारे साथ क्या हो गया है। मम्मी ने इस बात को इग्नोर किया और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में हम सब इस बात को भूल चुके थे। फिर से एक दिन ऐसा हुआ कि पापा ऑफिस के लिए जब सुबह निकले तो मम्मी को ये बोल कर गए कि आज ऑफिस में काम कम है तो मैं जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन अजीब बात ये थी कि पापा उस दिन रात के 11 बजे तक घर पर ही नहीं आए। घर में अब भी सब लोग परेशान थे कि पापा आज आए क्यों नहीं। जब पापा को ढूंढने के लिए सभी लोग निकले तो पापा मेरे बड़े भाई को एक जगह पर बैठे हुए मिले। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी। हमारे घर के बाई ओर वो जगह थी, यानी हमारा जिस जगह पर घर था दाई ओर से निकलने पर मेन सिटी और पापा के ऑफिस का रास्ता आता था। लेकिन वहीं अगर बाई ओर से आगे बढ़ो तो आगे कुछ नहीं था। बस यूँ समझिए कि एकदम बड़ा सा मैदान और खाली जगह, वहाँ कोई रहता भी नहीं था। मेरे भाई को पता नहीं क्या सूझी कि वो पापा को ढूंढने के लिए वहां चला गया और उसे पापा वहीं पर बैठे हुए दिखाई दिए। उसने पापा को उस दिन भी जब वहां से उठाया तो ऐसा लगा कि पापा की बेहोशी टूटी हो। पापा एकदम से उठकर खड़े हुए और उसके साथ बाइक पर बैठकर आ गए। ये बात घर में
हम सभी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। मम्मी ने ये बात अपनी एक फ्रेंड को बताई। उनकी फ्रेंड ने कहा कि हो सकता है तुम्हारे हस्बैंड पर किसी आत्मा का साया हो, या हो सकता है कि कोई चुड़ैल या फिर कोई भी भूत उनको परेशान कर रहा हो। हालांकि ये सारी बातों पर हम विश्वास नहीं करते थे, लेकिन मम्मी की फ्रेंड के बोलने के बाद मम्मी ने सोचा कि क्यों ना एक बार पापा को किसी को दिखा दिया जाए। एक पास ही के बहुत बड़े ज्ञानी आदमी थे। उन्हें जब ये बात पता चली तब वो घर पर आए। आकर पापा को देखने लगे। पापा के हाथ पर उन्होंने कुछ लिखा पेन से। वो कौन सी भाषा थी और क्या लिखा ये हम नहीं जानते, लेकिन जैसे ही लिखा तब पापा जोर जोर से चिल्लाकर हंसने लगे और अजीब सी हरकत करने लगे, जैसा कि अपनी आंखें दोनों ऊपर चढ़ा ली। उनकी आंखों में अब सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा था, यानी आंखों की काली पुतलियां पता नहीं कहीं गायब हो चुकी थी। और भयानक आवाज़ निकालकर कहने लगे कि मैं यहाँ से इसे लेकर ही जाऊंगी। ये सुनना था कि घर के सभी लोग परेशान हो गए। पापा को हमने ऐसा कभी देखा नहीं था और हमारे घर की हिम्मत ताकत सब कुछ पापा थे। अब पापा ही अगर ऐसे हो गए तो हम क्या करेंगे। फिर भी हम सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम लिया। मैं मम्मी से कहने लगा कि मम्मी, हमें जल्द से जल्द पापा का इलाज करवाना होगा। फिर उसी आदमी ने कहा कि इसके इलाज के लिए टाइम जाएगा। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, लेकिन इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि महीना, 2 महीना, हाँ, उसमें ये आदमी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहले ही दिन वो हमारे घर पर आया और उसके बाद उसने नारियल और अगरबत्ती मंगवाई और उसी के साथ उसने कुछ लाल कलर का धागा जैसा लेके आया था। उसने वो नारियल पे बांधा, पापा के ऊपर से उतारा और उसके बाद सामने रख दिया। वो कहने लगा कि अभी देखते जाओ, अगर ये नारियल खराब हुआ या ये नारियल में कुछ भी हलचल हुई तो समझ जाना कि पापा की जान खतरे में है। हम सब बैठकर वो नारियल को ही देख रहे थे। एकाएक दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि नारियल कितना मजबूत होता है, लेकिन वो नारियल ऐसा फूटा जैसा मानो कि कोई बम फूटा हो, और वो नारियल का एक हिस्सा जाकर मेरी मम्मी के माथे पर जोर से लगा, जिसके बाद मम्मी को हल्का सा घाव भी वहां पर आ गया था और वो नारियल पूरा काले रंग का था फटने के बाद। वो कहने लगा, इससे ये समझ में आ गया है कि जिस भी आत्मा का साया है या जो भी आत्मा तुम्हारे पापा के पीछे है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और उसे हरा देना इतना आसान नहीं होगा। उसके बाद वो ऐसे ही 3 दिन तक रोज़ हमारे घर पर आए। वो नारियल और अगरबत्ती कुछ लाते थे और कुछ करते थे साथ में। लगभग उन्हें 1 से 1.5 घंटा लगता था। पापा ने ऑफिस जाना भी अब छोड़ चुका था। पापा घर पर ही रहते थे। 3 दिन के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं 15 दिन के बाद आऊँगा। और जब वो 15 दिन के बाद हमारे घर पर आए कुछ सामान लेकर, पता नहीं पापा को क्या हुआ कि पापा उन्हें देखकर जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगे और बस गुर्राते हुए एक ही बात कह रहे थे कि इसे घर से निकालो। हम सब ये देखकर बहुत डर गए और उन्हें जाने के लिए कहने लगे। वो हम सबको शांत कराया और फिर कहने लगे कि मैं तो यहाँ से चले जाऊँगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारे पापा का इलाज नहीं हो पाएगा, यानी कि फिर पापा को बचाना मानो असंभव हो जाएगा। उनकी ये बात सुनकर घर में हम सभी डर चुके थे। फिर मम्मी ने कहा कि हम जैसा आप बोलेंगे वैसा ही करेंगे, लेकिन कैसे भी मेरे पति को बचा लीजिए। वो आदमी घर पर आने के बाद पापा के दोनों पैरों को पकड़कर चुपचाप खड़ा था और बस पापा को ही देख रहा था। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा था। फिर उसने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किए, जिसके बाद पापा हवा में अपने आप 2 फीट उड़ने लगे और उड़ते हुए पापा गुस्से में लाल होकर अजीब सी भयानक आवाज में एक ही बात कह रहे थे कि यहाँ से तू निकल। अब दोस्तों, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि पापा अचानक हवा में उड़ कैसा रहे हैं। उसके बाद पापा ने पीछे पड़ी हुई कुर्सी की ओर इशारा किया। कुर्सी लुढ़कते हुए पापा के पास आई। पापा ने वो कुर्सी पकड़ी और जोर से उस आदमी के सर पर मारा। वो अच्छा है कि कुर्सी प्लास्टिक की थी। वो कुर्सी के तो 2 टुकड़े हुए।
उस आदमी को लगा या नहीं पता नहीं, क्योंकि कुर्सी से मारने के बाद उस आदमी का कोई रिएक्शन नहीं था। फिर मेरे पापा दोबारा से अपने आसपास चीज़ों को ढूंढने लगे और पास ही में पड़ी हुई एक रैकेट जिससे हम लोग खेला करते थे उसकी ओर इशारा किया। वो रैकेट भी पापा के पास खींचती हुई चले आई। ऐसा लग रहा था जैसा मानो पापा के हाथ में मैग्नेट हो कि किसी भी चीज़ को इशारा कर रहे हैं और वो चीज़ खींचते हुए पापा की ओर जा रही है। पापा ने वो उठाकर भी मारना चाहा, लेकिन तभी ही उस आदमी ने अपनी आंखों से पापा की ओर घूरते हुए देखा। तभी ही पता नहीं कैसे पापा के हाथ से वो रैकेट छूट गई और फिर हमने देखा कि वो रैकेट अपने आप दोबारा दूर जाकर गिर गई। हम ये सब देखकर इतना ज़्यादा डर चुके थे कि जो मेरा भाई था बड़ा, जो पापा को लाया करता था, उसे तो वहीं पर एंजाइटी आना शुरू हो गया और वो वहीं पर ज़मीन पर बैठ गया। हम घर के सभी लोग आपस में एक दूसरे का हाथ पूरी ताकत से पकड़े हुए थे। शायद वो डर था और वो आदमी कुछ मंत्र पढ़ता ही जा रहा था। लगभग 30 से 35 मिनट तक ये सब हमारे घर पर चलता रहा। फिर एकदम से उसने पापा को छोड़ा। पापा जमीन पर गिरे और वो जाकर बाहर घर से निकल गया और मम्मी को इशारा किया कि आप नीचे आओ मेरे साथ। मम्मी उसके पीछे ही नीचे चले गए। वो कहने लगा कि यहाँ से आज जो भी मैंने किया उसके बाद तुम्हारे हस्बैंड बहुत उटपटांग हरकतें करेंगे, लेकिन उस पर ध्यान मत देना। और दोस्तों, हमने सच में ये चीज़ देखा कि पापा उस दिन के बाद से बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते। मम्मी से भी कई बार उन्होंने डाइवोर्स की बात कर चुकी थी, जबकि मेरे पापा कभी भी ऐसा कर ही नहीं सकते थे। लेकिन वो बार बार मम्मी को गुस्से में एक ही चीज़ बोलते कि मैं लॉयर के पास जाऊँगा, पेपर बनाऊँगा। हम बहुत परेशान थे कि ये सब क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। उस आदमी ने मम्मी को पहले ही बोल कर रखा था कि ये शैतानी हरकतें करेगा, लेकिन आप इस पर गुस्सा मत होना, क्योंकि ये नहीं कर रहा है, ये सब इससे करवाया जा रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद, शायद 10 दिन बीते होंगे, कि वो आदमी दोबारा हमारे घर पर आया और इस बार आकर कहने लगा कि आज मैं जो भी करूँगा उसके बाद कुछ 8 दिन या 10 दिन लगेंगे, लेकिन फिर तुम्हारे पापा एकदम से हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। हम जानते थे कि शायद इस बार वो कुछ और भी बड़ी क्रिया करेगा। उसने हम सबको बोला कि जितने भी बच्चे हैं वो सब अंदर चले जाओ और उसने मम्मी से पहले ही कहा था कि मैं जिस दिन आने वाला रहूँगा उस दिन घर में 2-4 आदमियों को पहले से बुला कर रखना। जो मेरे मामा थे, तो मेरी मम्मी ने मामा को और उनके फ्रेंड्स को बुला कर रखा था। वो सभी लोगों ने उस आदमी के घर में घुसते ही पापा को पकड़ लिया। इस बार पापा इतना ज़्यादा गुस्से में थे कि वो किसी से कंट्रोल में ही नहीं आ रहे थे और पापा का गुस्सा सिर्फ और सिर्फ उस आदमी पे था। शायद मामा और उनके दोस्त अगर पापा को 2 मिनट के लिए भी छोड़ते तो पापा उस आदमी को जान से मार देते। इस बार उस आदमी ने वो क्रिया करना शुरू किया। जैसे ही वो क्रियाएं कर रहा था वैसा वैसा पापा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पापा ने सभी लोगों को पकड़कर दीवार से चिपका दिया और खुद भी दीवार से तेजी के साथ, यानी मानो जैसा कि बहुत ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट किसी चीज़ पर चिपक जाता है, वैसे ही पापा और सभी लोग उस दीवार पर चिपक चुके थे। शायद पापा ने ही उन सबको दीवार से ताकत से चिपका कर रखा था। वो आदमी बिना डरे क्रियाएं करता जा रहा था। फिर एकदम से क्या हुआ पता नहीं कि पापा जमीन पर बेहोश होकर गिर गए। उस आदमी के पास एक मटका था जिसमें बहुत सारी राख रखी हुई थी। उस आदमी ने वो सारी राख पूरी पापा के शरीर पर पलट दिया और सबसे कहा कि सब दूर हो जाओ। दोस्तों, फिर हमने देखा कि जहां पर भी वो राख थी अपने आप उसमें आग लग गई। मेरी मम्मी, जो कि अभी तक पीछे खड़ी हुई थी, वो चीखते हुए आगे बढ़ी कि मेरे पापा का शरीर ना जल जाए। तभी ही उस आदमी ने मम्मी को रोका। कहने लगा कि इससे तुम्हारे पति को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बस तुम चुपचाप यहीं खड़े रहो। वो राख बुरी तरह से जली और कुछ देर के बाद एकदम से बुझ गई। फिर मेरे पापा को होश आया, लेकिन पापा का शरीर बिल्कुल ठीक था। वो आदमी कहने लगा कि 8-10 दिन इन्हें रिकवर होने में लगेगा और उसके बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। उसने कुछ पानी भी ला कर दिया था। मम्मी से कहने लगा कि रोज़ आना थोड़ा सा पानी
इनको पिलाते रहना जब तक 10 दिन पूरे ना हो जाए। मम्मी ने भी वैसा ही किया और दोस्तों उसके बाद मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो गए। हमने जानने की बहुत कोशिश की उस आदमी से कि वो क्या था और क्यों था, लेकिन उसने कभी उसके बारे में कुछ नहीं बताया। बस वो कहने लगा कि आप लोगों की प्रॉब्लम दूर हो गई है, यही समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों हमारी अगली कहानी शिवम की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शिवम है और मैं ओडिशा से हूँ। मैं ये चैनल रोज़ देखता हूँ। मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जो मैं आज तक समझ नहीं पाया, लेकिन हाँ इतना जानता हूँ कि पैरानॉर्मल चीज़ें होती है। ये घटना जो मेरे साथ हुई है ये 2007 में घटी थी, जब मैं +2 का स्टूडेंट था। शादी का सीज़न चल रहा था तो हमारे घर को एक दिन में 2 जगह पर फंक्शन अटेंड करने जाना था। पिताजी और मम्मी ये दोनों ही एक फंक्शन अटेंड करने के लिए चले गए और मैंने बोला कि मैं दूसरे फंक्शन में चला जाता हूँ जहाँ पे वो दीदी की शादी होने वाली है, क्योंकि उनके गांव में मेरा बचपन का दोस्त था। इसीलिए सोचा कि फंक्शन के बहाने दोस्त से भी मिल लूँगा। और वैसे भी मैं कहीं दूर घूमने की बहुत दिनों से सोच ही रहा था। जहाँ मैं जाने वाला था वो गांव वैसे भी हमारे गांव से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर तो पड़ता ही होगा। तो मैं निकल पड़ा फंक्शन वाले दिन। वो दीदी की शादी रात को थी तो मैं और मेरा दोस्त दिन भर हम साथ में घूमे। दोस्त ने मुझे उनके घर छोड़ के शाम को चला गया। हालांकि मैंने उसको बोला भी कि तू भी पार्टी अटेंड कर, पर वो बोला कि नहीं, मुझे इनविटेशन नहीं मिला है तो मेरा आना ठीक नहीं है। और जाते वक्त उसने ये बोला कि देख, ज़्यादा इधर उधर मत घूमना, रात को यहाँ पर अकेले घूमना ठीक नहीं है। यहाँ पे खूबसूरती के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने उस वक्त उसको ज़्यादा समझा नहीं, या यूँ कहिए कि उसकी बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। फिर जब मैं उनके घर गया तो उनके साथ शादी वाले प्लेस को चला गया। शादी उस टाउन के या उस गांव के जगन्नाथ मंदिर में हो रही थी। मंदिर बहुत बड़ा था। शाम से लेकर रात के 10 कब बज गए टाइम का कुछ पता ही नहीं चला और बाराती 10 बजे आग पहुंचे। कुछ देर बाद तकरीबन 11 बजे मुझे ज़ोर से प्रेशर आया टॉयलेट का। तो मैंने सोचा कि ये तो मंदिर है, बाहर कहीं जाके हल्का होके आता हूँ। तो मैंने वहीं किसी से पूछा कि अंकल यहाँ कहीं आसपास तालाब है क्या। उन्होंने बताया कि हाँ, तालाब तो है यहाँ और कुछ ही दूरी पर है, शायद आधा किलोमीटर होगा दूर, जहाँ पे पुराना एक मेडिकल भी था। तो मैं सोचा कि कोई मेडिकल है जिसके पास में ही ये तालाब होगा, पर मुझे क्या पता था वो मेडिकल बरसों से बंद पड़ा था। खैर मैंने सोचा कि चलो अगर इतना ही पास है तो जाकर ही आता हूँ। तो मैं तालाब की तरफ निकल पड़ा। दोस्तों मैं एक बात बताना भूल गया कि वो जो मंदिर था वो गांव के लास्ट में है। उसके बाद जिस तरफ मुझे जाना था वहाँ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। चांद की रोशनी और मेरे पास जो कीपैड वाला मोबाइल था उसकी लाइट के सहारे मैं आगे बढ़ता गया। तो कुछ दूर जाने के बाद मैंने देखा कि एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है जो कि एक बड़े से एरिया के बाउंड्री के अंदर थी। ठीक उसके सामने एक तालाब है जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पेड़ था। जाते जाते टॉयलेट का प्रेशर इतना बढ़ गया था कि मुझे कोई डर का महसूस ही नहीं हुआ। बस मन में यही बात चल रही थी कि जितना जल्दी मैं कहीं पर जगह ढूंढ के बैठ सकूं उतना अच्छा है। फिर जब मैं टॉयलेट करने के बाद अपने हाथ पैर धोने के लिए नीचे तालाब के पास गया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे का जो बड़ा सा पेड़ है वो ज़ोर से हिल रहा है और पंछियाँ उस पेड़ से उड़ रहे हैं। और लगा जैसे उस मेडिकल की जो बड़ी सी गेट थी वो खोल के कोई मेरे पास आ रहा है। और वहीं से अचानक से फिर एक हवा का झोंका आया
पता नहीं क्यों, लेकिन उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई बड़ी आफत मेरी तरफ आ रही है। फिर जब मैं अपना ड्रेस पहन के तालाब के ऊपर रोड की तरफ देखने लगा, तो मैंने देखा कि ऊपर पेड़ के नीचे कोई बूढ़ी औरत अपनी कमर झुकाकर खड़ी हुई थी। दूर से दिख रहा था कि वो दिखने में पूरी वाइट है, जैसे कोई लाश पानी में 4-5 दिन सड़ने के बाद सफ़ेद पड़ जाती है। वो नीचे से बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी। तो मैंने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाल के अपनी मम्मी को फ़ोन लगा दिया, और मम्मी को फ़ोन लगाने के बाद जब मम्मी ने फ़ोन उठाया तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। पहले तो उन्होंने डांट लगाई कि अकेले तू वहाँ गया ही क्यों, उनके घर क्यों नहीं चला जाता है। फिर उन्होंने बताया कि उसकी तरफ बिल्कुल मत देखना, धीरे से वहाँ से निकल जा। उसके बाद मुझे तो अपनी मम्मी की बात माननी ही थी। मैं धीरे धीरे तालाब के ऊपर आया तो वो पलक झपकाते ही तेज़ी से आके एकदम से मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने देखा कि वो औरत कोई 70 से 80 साल की बूढ़ी की तरह है, जो कि सफ़ेद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन साथ ही में मैली भी काफ़ी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी जो सफ़ेद साड़ी थी वो किसी कीचड़ में गिरकर इतनी ज़्यादा मैली हो चुकी है। वो औरत जब मेरे सामने आई तब वो एक डरावनी सी स्माइल दे रही थी। मैं फ़ोन पे मम्मी को बोला कि मम्मी, औरत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है और मुझे देखकर अजीब सी हंसी हंस रही है। मम्मी बोले कि वो कोई पागल होगी। हालांकि कहीं ना कहीं मेरी मम्मी को भी पता था कि वो औरत कोई पागल नहीं है, वो कुछ और ही है। मम्मी मुझे बस एक ही बात कह रही थी, तू जल्दी से वहाँ से भाग। इससे पहले कि मैं कुछ जवाब दे पाता, वो बूढ़ी औरत एक ज़ोर से मेरे फ़ोन पे हाथ मारी कि मेरे फ़ोन के 2-3 टुकड़े हो गए और मेरा फ़ोन दूर जाकर गिरा। और मैं भी भाग के मेरे फ़ोन के सारे पार्ट लेके उठाया, और जैसे ही भागने वाला था तो वो बूढ़ी औरत मेरे हाथ को इतना ज़ोर से पकड़ी कि मेरे हाथ में ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने बर्फ़ के बीच में मेरे हाथ को जमा दिया हो। और मैं डर के वहीं खड़ा हो गया और डर डर के उससे पूछने लगा, तुम कौन हो, मेरा हाथ क्यों पकड़ा है। पर वो कोई जवाब ही नहीं दे रही थी, बस हंसे जा रही थी। तब मैंने उसके पैर की तरफ देखा तो मैंने देखा कि उसके पैर उल्टे थे। तब मैं जान गया कि ये तो एक चुड़ैल है। एक बात मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, कि पैर उल्टे का मतलब ये नहीं कि पूरा ही पाँव पीछे की तरफ घुमा हुआ हुआ, बल्कि पाँव टेढ़े होते हैं। एक पैर राइट की तरफ और दूसरा पैर लेफ्ट की तरफ होता है। फिर मैंने बोला कि मुझे पता है तुम एक चुड़ैल हो, पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो। हालांकि उस वक्त मेरी आवाज़ भी बहुत मुश्किल से तोड़ तोड़ के निकाल पा रहा था। मेरी आवाज़ भी वैसी निकल रही थी जैसा कि एक छोटा बच्चा बोलने की कोशिश करता हो। मेरा ऐसा बोलते ही वो एक डरावनी आवाज़ से बस इतना बोली कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैंने बोला कि कहाँ और क्यों, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ, मुझे बस छोड़ दो और मुझे जाने दो। वो एकदम से गुस्सा होके मेरी तरफ देखी और मैंने देखा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा था और शक्ल हद से ज़्यादा भयानक होती जा रही थी। बस मेरी बात चलती है, यहाँ आए हो तो मेरी बात माननी पड़ेगी। उसने सिर्फ ये एक लाइन बोली। मैंने बिना आओ देखा ना ताओ एक झटके से भागने की कोशिश दोबारा करने लगा। उसने मुझे ज़ोर से धक्का देकर गिरा दिया और एकदम से मेरे पैर को पकड़ के बहुत डरावनी आवाज़ निकाल के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, जैसे कि कोई बिल्ली ज़ोर से चिल्लाती है या फिर रोती है। वो वैसे ही चिल्ला के मुझे खींचती हुई पुरानी जो मेडिकल थी उसी की गेट के अंदर घसीट के ले जाने लगी। और जैसे ही मैं अंदर गया मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। पता नहीं वो मेरा वहम था या कुछ और। मैंने देखा कि वहाँ ढेर सारे लोग
भूत की तरह खड़े हुए हैं, चुपचाप एक पुतले की तरह दिखाई दे रहे हैं जो दिखने में बिल्कुल काले थे। तभी मुझे याद आया कि आज जब मैं मंदिर को आया था तो मुझे पुजारी जी ने कुछ प्रसाद और फूल और एक धागे की पोटली दी हुई थी, जो कि मैंने सब जेब में डाल रखा था घर ले जाने के लिए। फिर उसी समय मैंने अपनी जेब से वो सब निकाला। जैसे ही उस औरत को टच कर दिया, वो निकाल कर वो ऐसा भागी जैसे उसे मानो आग लग गई हो या अंगारों ने उसे लपेटे में ले लिया हो, और पोटली को आगे रख के खड़ा हो गया। जोर जोर से फिर भगवान का नाम लेने लगा। जितना भी मंत्र मुझे मालूम था वो भी जोर जोर से बोलने लगा। तो मैंने देखा कि एक एक करके वो सारे भूत गायब होने लगे और वो औरत कहीं दूर एक पेड़ के पीछे से झांक कर मुझे छुप छुप कर देखने लगी। मैं और जोर से चिल्ला के भगवान का नाम लेने लगा। हालांकि मुझे तब भी भागने की हिम्मत नहीं थी और डर भी लग रहा था। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि आज मैं डरूंगा नहीं और इन सब का सामना अकेले करूंगा। फिर मैं धीरे धीरे एक एक कदम गेट की तरफ बढ़ाने लगा। तभी मुझे पता चला कि भगवान की ताकत सबसे बड़ी है। इतने में वहीं पर बहुत सारे लोग उसी फंक्शन में से ढूंढते हुए मुझे आ चुके थे और उस मेडिकल के पास पहुंच चुके थे। मेरे मम्मी ने शायद फ़ोन करके उन लोगों को बता दिया होगा। फिर मैं उन लोगों के साथ सेफली मंदिर तक चला गया। फिर उन लोगों से मुझे मालूम हुआ कि वो तालाब और मेडिकल दोनों ही भूतिया है, वहाँ बरसों से कोई आता जाता नहीं है। तो दोस्तों, ये थी शिवम जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानियाँ अभय ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अभय है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। मैं आपको उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स तो नहीं बता सकता, लेकिन कहानी ज़रूर बता सकता हूँ। तो बात 2013 की है। पढ़ाई के सिलसिले में मैं बाहर गया हुआ था। रेंट पे एक घर ढूंढ रहा था। काफ़ी ढूंढने के बाद एक घर मिला। वो घर काफ़ी बड़ा था और हैरानी की बात ये थी कि उस घर का किराया भी बहुत ज़्यादा कम था। हम लोगों को घर बहुत पसंद आया। हम भाई बहन वहाँ शिफ्ट हो गए। पर अजीब बात ये थी कि जब हम शिफ्ट कर रहे थे तो कॉलोनी वाले बड़ी ही अजीब नज़रों से हमें देखे जा रहे थे। पहले हम समझ नहीं पाए कि ये लोग हमें ऐसा क्यों देख रहे हैं। खैर, बात तो अब आगे कुछ होने वाली थी। एक बात ये भी अजीब काफ़ी ज़्यादा थी कि जब सभी लोग हमें ऐसी नज़रों से देख रहे थे, कहीं ना कहीं मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था कि शायद कुछ तो गड़बड़ है, या हम में या उस घर में। हम में तो ऐसा कुछ नहीं था। तो सीधी बात ये थी कि घर में ही कुछ तो बात थी। हम जब वहाँ शिफ्ट हुए, रात हो चुकी थी और हम घर की सफाई कर रहे थे। तो हमने घर के अंदर से काफ़ी अजीब सी चीज़ें मिलने लगी। एक काले कपड़े में कोई गुड़िया बंद थी। हमने उसको उठाकर बाहर फेंक दिया। हम सब ने काम ख़त्म करके खाना खाया और फिर सोने चले गए। पहली रात जो मेरे साथ हुआ उसको याद करके आज भी मेरा दिल दहल जाता है। बता दूं कि उस घर में 4 हॉल जितने बड़े कमरे थे, यानी आप समझ सकते हो कि घर कितना बड़ा होगा। हम सब एक कमरे में सोए थे। तभी अचानक रात के 3 बजे हमारे कमरे का दरवाज़ा खुला। मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने सोचा कि हवा से खुला होगा, लेकिन मैं गलत था। दरवाज़ा खुलते ही एक काला साया मेरे सामने से गुजरता हुआ मेरे पैर के पास आ गया। मैं इतना डर गया कि मेरे हाथ पैर सून पड़ गए। कुछ देर बाद वो साया मेरे सामने से ही गायब हो गया। उसी रात मेरी मम्मी के साथ भी यही घटना हुई। जब वो सो रही थी तो अचानक से उनका बेड हिलने लगा। हैरानी की बात तो ये है कि उनको भी महसूस हुआ। वो भी काफ़ी ज़्यादा डर गई।
फिर जो मेरे भाई के साथ हुआ वो काफ़ी ज़्यादा डरावना था। उसकी जो फोल्डिंग थी यानी मैट्रेस थी जिसको वो बिछाकर सोया हुआ था, वो 3 फीट हवा में उछल गई और वो खुद उस पे से ज़मीन पर गिर गया। उनका ध्यान खिड़की पे पड़ा तो उन्होंने देखा कि 2 हाथ उनको कमरे की तरफ, जो आखिरी वाला रूम है, उस तरफ आने का इशारा कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा डर गया। हम सब ने डरते हुए रात काटी और सुबह उठ के उस घर के बारे में पता किया तो सच्चाई पता लगते ही हम सबके होश उड़ गए। दरअसल उस घर में पहले 7 लड़के रहा करते थे, जहाँ एक मेड आती थी काम करने। उन लड़कों की नीयत खराब थी। एक दिन मौका देखते ही उन्होंने मेड के साथ गलत काम किया और उसको मारकर सूटकेस में भर दिया और वो सभी भाग गए। और इसी के साथ हमें ये भी पता चला कि उस जो घर की ओनर थी वो काला जादू करती थी। तो इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, इसी के साथ अभय ने हमें वो फ़ोटो भी भेजी है जो उन्हें उस घर में से पोटली की मिली थी। अगर आप में से कोई वो फ़ोटो देखना चाहता है तो मुझे इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। मैं आप लोगों तक वो फ़ोटो ज़रूर पहुंचा दूंगा। अब बढ़ते हैं इन्हीं की दूसरी कहानी की ओर। ये दूसरी कहानी 27 अप्रैल 2022 की है। उस दिन मेरी नानी की डेथ हो गई थी। वो 98 इयर्स की थी। तो अंतिम संस्कार करने के बाद जब हम फ्री हुए तो रात में हम बाहर निकले, क्योंकि गांव में रात में लाइट नहीं आती है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। हमने हमारे आम के बाग में सोने का सोचा। हम अपना बिस्तर लेकर जाने लगे बाग की तरफ। मैं, मेरे मामा और घर का नौकर, हम 3 लोग थे। अचानक से रास्ते में हमें एक सफ़ेद परछाई दिखी। ध्यान से जब देखा तो पता चला कि ये हमारी नानी की परछाई है। हम उसे देखकर बहुत डर गए, पर वो नौकर बहुत ज़्यादा बहादुर था। मैं उनके पास जैसे ही गया, वो परछाई अचानक से सांप में बदल गई और उस पे उछल गई। मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन इतना जानता हूँ कि वो सब हमने अपनी आंखों से देखा। दोस्तों, अगली भी कहानी इन्हीं की है। चलिए बढ़ते हैं। ये तीसरी कहानी मेरे साथ ही घटी थी। ये बात 2016 की गर्मियों की है। तब मैं छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ गया हुआ था। आप सभी को पता होगा कि गांव में लाइट बहुत कम आती है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं, मेरे मामा और उनका लड़का यानी कि मेरा कज़िन, हम तीनों ही बाग में सोने जाएंगे। लेकिन बाद में फिर ऐसा हुआ कि मामा मना करने लगे। तो मैंने सोचा कि मैं और मेरा कज़िन हम दोनों ही बाग में चले जाएंगे और मामा को घर पर ही छोड़ देते हैं। बता दूं कि मेरे मामा का गांव दुधवा टाइगर रिजर्व से लगता है और नेपाल बॉर्डर से काफ़ी पास में है। इसीलिए वहाँ तेंदुए, भेड़िए, भालू आना एकदम आम बात है। खैर, कहानी पर आता हूँ। हम दोनों अपना सारा बिस्तर लेकर जाने लगे बाग की ओर, क्योंकि वो मामा के घर से 200 से 300 मीटर ही कुछ दूर होगा। वो रात अमावस की थी। मेरी नानी ने बहुत मना किया बाहर सोने को, बट मैं नहीं माना और जाने लगा। तो उन्होंने मुझे सरसों दे दिए। कहने लगी कि वहाँ इसे बिखेर देना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। हम वो लेकर बाग पहुँचे और चारपाई डालकर वहाँ लेट गए। बातें करते हुए हमारी आँख कब लग गई हमें पता ही नहीं चला। रात के करीब 3 बजे किसी आहट से मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि कोई हमारी ओर भागा चला आ रहा है और ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है। मैं हैरान हो गया और ध्यान से उस तरफ देखा। एक औरत लाल साड़ी में हमारी ओर बढ़ रही है। वो हमारी चारपाई से कुछ दूरी पे आके रुक गई और बोली, मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो। बता दूं, वो औरत बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसे देखते ही मैं तो शायद हिप्नोटाइज सा हो गया था। मैंने अपने पास रखी बोतल उसकी तरफ बढ़ाई। उसी दौरान मेरा ध्यान
एकाएक उसके पैरों की तरफ गया और मैंने देखा कि उसके पैर उल्टे हैं। जी हाँ, वो पिच्छल परी चुड़ैल थी। मैं वो देखते ही ऐसा हो गया मानो जिसको काटो तो खून नहीं। उसकी आवाज़ अचानक से बदल गई और वो बोली कि सरसों को हटा दे, वरना तुझे मार कर तेरा कलेजा खा जाऊंगी। मैं ये सुनकर और ज़्यादा डर गया। फिर वो कहने लगी, उस सरसों के घेरे से बाहर आजा हरामजादे। बहुत दिनों बाद एक जवान इंसान का कलेजा आज खाने को मिला है। वो बोलते हुए उसका चेहरा भी एकदम से बदलता जा रहा था। एक खौफनाक चुड़ैल में बदल गया। सर पे एक भी बाल नहीं थे, आंखों की जगह काले गड्ढे, जुबान गिरगिट की तरह लंबी। वो देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मेरा कजिन भी इस दौरान उठ गया और उसने जैसे ही उस चुड़ैल को देखा, वो नींद से उठकर बेहोश होकर वहीं गिर गया। वो बार बार मुझे गंदी गंदी गालियां दे रही थी, ऐसी गालियां कि मैं वो आपको बता तक नहीं सकता। मैंने खुद को संभाला और मुझे याद आया कि मेरे पास लोहे की रॉड है। मैंने अपनी हिम्मत बटोरी और पास ही में पड़ी उस रॉड से उस चुड़ैल पर हमला किया। वो चुड़ैल दर्द से चिल्ला उठी, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मौके का फ़ायदा उठाकर उस चुड़ैल ने मुझे उस जगह से जहाँ पर सरसों बिखरी हुई थी, उस दायरे से बाहर ले आई और उसने मुझे ज़ोर से उठाकर पटक दिया और मेरे सीने पर आकर बैठ गई और बहुत भयानक हंसी हंसकर बोलने लगी कि आज तेरा गरम कलेजा खाऊंगी, और अपनी लंबी नुकीली ज़बान मेरे सीने से टच करने लगी। लेकिन जैसे ही उसकी ज़बान मेरे सीने पर टच हुई, उसकी ज़बान में आग लग गई और वो भयानक चीखें मार कर भागने लगी। मैंने अपने सीने पर हाथ फेरा तो मुझे याद आया कि मेरे गले में भगवान शिव का लॉकेट है। उस दिन मैं उन्हीं की कृपा से बच गया। मैंने खुद को संभाला और अपने कजिन के मुंह पर पानी छिड़क कर उसे होश में लाया। फिर हम दोनों अपना सारा सामान वहीं छोड़कर भाग गए और घर जाकर मैंने सभी को सारी बात बताई। सब मेरी बातें सुनकर सुन रह गए। फिर मेरी नानी ने शिव जी का भाभूत हम दोनों के माथे पर लगाया। हम दोनों इतना डर गए थे कि 3 दिन तक हमें तेज़ बुखार रहा। फिर नानी ने गांव के पहुँचे हुए पुजारी जी को बुलाया और वो घर आए और हमारी झाड़ फूँक की, और उन्होंने बताया कि इन पर गंजी चुड़ैल का साया था, पर भगवान शिव ने इनकी रक्षा की, वरना वो दुष्ट चुड़ैल इन दोनों को ही मार डालती और हम लोगों की लाश तक नहीं मिलती। हम कुछ दिनों में पूरी तरह से ठीक हो गए और फिर हम कभी बाग में सोने नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी अभय जी की तीनों कहानियाँ। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी करण अरोरा की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम करण अरोरा है और मैं पंजाब के पटियाला ज़िले में बादशाहपुर नाम के शहर का रहने वाला हूँ। एक दिन मैं अपनी फैमिली के साथ डेरा बाबा वाद भाग सिंह चला, अपने चाचा चाची और उनके बेटों के साथ। हम सभी एक ही साथ थे और साथ में मेरी मासी भी गई हुई थी। मुझे देर रात तक घूमने का बहुत शौक था और मैं अपनी मासी के साथ बाहर ऐसे ही टहल रहा था। बाद में चलते चलते काफ़ी देर हो चुकी थी और हम दोनों थक गए। एक जगह बैठकर पबजी खेलने लगे। तभी हमसे एक अनजान आदमी पानी मांगने आया। हमने उसे पानी की बोतल दी। हम जाने लगे उसके बाद, लेकिन हम पानी की बोतल मांगना भूल चुके थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी वहाँ पर था ही नहीं। अगले दिन उसी का एक्सीडेंट हमने सामने होते हुए देखा। हम वो देखकर डर गए। फिर हम नैना देवी गए और मैं रात को अपनी मासी के साथ टहल रहा था। तभी दोबारा वही आदमी हमें वही बोतल पकड़ाने आया था जो हमने उसे पिछली रात में पकड़ाई हुई थी। हम वहाँ से भाग गए, लेकिन मैं अपना फ़ोन भूल गया।
तभी वो आदमी फिर से आया और मुझे मेरा फ़ोन पकड़ा कर चला गया। उसके बाद वो आदमी हमें कभी भी दोबारा कहीं नज़र नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।